हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आप लोग की पढ़ाई में फिर से कंट्रीब्यूट करने आ गई हूँ, जिसमें कि मैं लेकर आ गई हूँ किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का आई थिंक 5th पार्ट है ये वीडियो का, जिसमें कि हम लोग लास्ट कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड। और इसके बाद एक 8th टॉपिक है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर कर ले। नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। और उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, समझ आएगा, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ही, जो कि और आपको किसी चैनल पे मुझे नहीं लगता मिलता होगा। आपको सिर्फ इसी चैनल पे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है बैक टू बेसिक्स, यानी कि जो हमारी बेसिक बातें हैं उनको हम जान लेते हैं, यानी कि हमारी जो मूल बातें हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड, मतलब कि इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है अभिलेख। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। जैसे हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले, वो तो हमें समझ नहीं आते कि इस पे आखिर लिखा क्या हुआ है, तो इनका अर्थ हम लोग कैसे निकालें। तो उसके लिए कैसे वो लोग निकालते हैं, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड, सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर वाला अशोक के टाइम पीरियड का एक अभिलेख है, और ये जो नीचे वाला है ये अशोक के समय की ब्राह्मी और उसके समानार्थी देवनागरी के अक्षर है। यानी उस समय पे लोग क को ऐसे लिखते थे, च को ऐसे लिखते थे, ढ को ऐसे लिखते थे, द म र को ऐसे ऐसे लिखते थे। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं और इसको पढ़ते हैं। So far, we have been studying excerpts from inscription amongst other things, but how do historians find out what is written on them? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है या कैसे पता चलता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ है। डेसिफरिंग ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। Most scripts used to write modern Indian languages are derived from Brahmi, the script used in most Ashokan inscriptions. आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है, जैसे कि देवनागरी लिपि होती है, फारसी में कह रही हूँ। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। From the late 18th century, European scholars aided by Indian Pandits worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari, the script used to write Hindi manuscripts, comparing their letters with older specimens. 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू कर दी। उससे पता चलने लगा, उनको कुछ सिमिलरिटीज मिली, तो उनको लगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। Scholars who studied early inscriptions sometimes assumed these were in Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। It was only after decades of painstaking investigations by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है हाउ खरोस्थी वाज रेड, मतलब कि खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। खरोष्ठी भी एक लिपि थी। The story of the decipherment of Kharosthi, the script used in inscriptions in the northwest, is different. पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। Here finds of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area 2nd-1st centuries BCE have facilitated matters. These coins contain the names of kings written in Greek and Kharosthi scripts. European scholars who could read the former compared the letters. तो इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं, जो कि लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं।
और यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। For instance, the symbol for A could be found in both scripts for writing names such as Apollodotus. With Prinsep identifying the language of Kharoshthi inscriptions as Prakrit, it became possible to read longer inscriptions as well. उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अ का प्रयोग किया गया। चूंकि प्रिंसिप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसीलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना और आसान हो गया, सरल हो गया। थर्ड हमारा सब टॉपिक है हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट्स and historians work, let us look at two अशोकन inscriptions more closely. इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। Note that the name of the ruler Ashoka is not mentioned in the inscription. ध्यान देने की बात यह है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा गया है। What is used instead are titles adopted by the ruler. देवनाम्पिया often translated as beloved of the gods and Piyadasi or pleasant to behold. उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया है, जैसे कि देवनाम्पिय अर्थात देवताओं का प्रिय और पियदसी यानी कि देखने में सुंदर। The name Ashoka is mentioned in some other inscriptions which also contain these titles. After examining all these inscriptions and finding that they match in terms of content, style, language and paleography, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानताएं हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासकों ने बनवाया था, मतलब एक ही शासक ने बनाया था और वो थे अशोक। You may also have noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangements to receive reports. आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों की रिपोर्ट एकत्र करने में व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि वो लोग कुछ रिपोर्ट्स नहीं रख पाते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अरेंजमेंट्स नहीं थे, उसके साधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। If you consider the political history of the subcontinent prior to Ashoka, do you think this statement is true? यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही था? Historians have to constantly assess statements made in inscriptions to judge whether they are true, plausible or exaggerations. इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। Did you notice that there are words within brackets? क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? Epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentence clear. This has to be done carefully to ensure that the intended meaning of the author is not changed. तो अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। यहाँ पे द ऑर्डर्स ऑफ किंग दिया गया है, राजा के आदेश। इसको मैं एक अलग वीडियो में ये सारे बगल में जो लिखे हुए इसको कवर करने वाली है, तो इसको मैं उसमें आपको समझा दूंगी। सो ये मत सोचिएगा कि आपको इसका नहीं मिलेगा, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, बिकॉज एक ही वीडियो में करती हूँ ना तो बहुत लंबा चला जाता है वीडियो यार, तो इसीलिए इसमें नहीं कर रही, आगे के एक वीडियो में डाल दूंगी सब कुछ पूरे चैप्टर का। यहाँ पे 2 सिक्के दिए गए हैं, ये हिंदू यूनानी शासक मेनांडर का सिक्का है, देख सकते हैं आप लोग। Historians have to make other assessments as well. इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। If a king's order were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, would passers-by have stopped to read these? यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? Most people were probably not literate. अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। Did everybody throughout the subcontinent understand the Prakrit used in Patliputra? Would the orders of the king have been followed? Answers to such questions are not always easy to find. पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे क्या?
क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है. Some of these problems are evident if we look at an Ashokan inscription, Sos 11, which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking a change in his attitude towards warfare. इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिनकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है. As we shall see, the situation becomes more complex once we move beyond reading the inscription at face value. जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है. While Ashokan inscriptions have been found in present-day Odisha, the one depicting his anguish is missing. यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिलता है. In other words, the inscriptions has not been found in the region that was conquered. What are we to make of that? Is it that the anguish of the recent conquest was too painful in the region and therefore the ruler was unable to address the issue? अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी. इसका अर्थ हम क्या लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? सो इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे जो क्या कहते हैं उसको, यार वो कौन सा वर्ड था, जो अभिलेखों को पढ़ते थे वो इतिहासकार, उनका कुछ एक स्पेशल वर्ड दिया, मैं कोई याद ही नहीं आ रहा, मिल भी नहीं रहा एक्चुअली. देखते हैं उसके बाद में. तो हमने पढ़ा कि वो कैसे कैसे पता लगाते हैं, मतलब कैसे कैसे कहाँ से जो जगह से मिलते हैं वहाँ से रिलेट करके उनको देखना पड़ता है कि हाँ यहाँ से मिले हैं तो क्या यहाँ से जाते हुए लोग उसे पढ़ पाते होंगे. और बहुत सारे लोग, क्योंकि चूँकि उस समय अनपढ़ हुआ करते थे, बहुत सारे लोग को प्राकृत भाषा नहीं समझ आती थी और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी खोजना बहुत ही मुश्किल है हमारे इतिहासकारों के लिए. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. By now, it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. अब आपको यह पता चल गया, मतलब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है. मतलब हम लोग सब बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बहुत जो भी प्राप्त करते हैं वो बहुत मुश्किल से. Sometimes there are technical limitations. Letters are very faintly engraved and thus reconstructions are uncertain. कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा भी होती है. अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है. जैसे कि कुछ पत्थरों पे जो उसके निशान बनाए रहते हैं वो कभी कभी बहुत हल्के होते हैं और कभी कभी तो मिट भी जाते हैं, तो उससे पता लगाना बहुत मुश्किल रह पाता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ था. Also, inscriptions may be damaged or letters missing. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in the inscriptions, some of which may be specific to a particular place or time. साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं. इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं. If you go through an epigraphical journal, some are listed in timeline too, you will realize that scholars are constantly debating and discussing alternative ways of reading inscriptions. यदि आप अभिलेख के शोध पत्र को पढ़ें, जो कि इनमें से कुछ काल रेखा 2 में किया गया है कुछ का उल्लेख, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहे हैं. Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated. यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं. Deciphered, published and translated. Besides, many more inscriptions must have existed which have not survived the ravages of time. So what is available at present is probably only a fraction of what was inscribed. इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे, यानी कि जो नष्ट हो गए इतने दिन तक वो जो नहीं बच पाए. इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं. There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscriptions. इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है. यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो. For instance, routine agricultural practices and the joys and sorrows of daily existence find no mention in inscriptions which focus more often than not on grand unique events.
जैसा कि उदाहरण के तौर पे खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं. Besides, the content of inscriptions almost invariably projects the perspective of the person who commissioned them. As such, they need to be juxtaposed with other perspectives so as to arrive a better understanding of the past. इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे. इसलिए अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके. Thus, epigraphy alone does not provide a full understanding of political and economic history. अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है. Also, historians often question both old and new evidence. साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते रहते हैं. Scholars in the late 19th and early 20th century were primarily interested in the histories of kings. 19वीं सदी के आखिरी दशक में और 20वीं सदी के प्रारंभ के इतिहासकार में प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहासों में रुचि रखते थे. From the mid-20th century onwards, issues such as economic change and the ways in which different social groups emerged have assumed far more importance. और 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए. Recent decades have been seen much greater preoccupation with histories of marginalized groups. This will probably lead to fresh investigations of old sources and the development of new strategies of analysis. हाल में दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं. इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया गया है और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी. यहाँ पर एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है. देख सकते हैं ये भी आप इंस्क्रिप्शन ही है, अभिलेख ही है. इस पे कॉपर प्लेट पे उत्कीर्ण किए गए हैं कुछ अक्षर जो कि हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें तो नहीं बुझाता. ये वो पढ़ सकते हैं जिनका काम है. यहाँ पे 2 टाइमलाइन दिए गए, एक टाइमलाइन इस पेज पे, सेकंड टाइमलाइन इस पेज पे. टाइमलाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइमलाइन पढ़ लेना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए. एंड यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जिसके कि आपको सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे ऑफकोर्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी में सारे आंसर्स मिल जाएंगे. अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम से बच्चे होते हैं, तो उनके लिए आपको इंग्लिश मीडियम में भी इसके आंसर्स मिल जाएंगे मेरे चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे. सो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है. उम्मीद आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा. इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.